नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। देश के किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान FPO योजना की शुरुआत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, 5 लाख तक की आय पर कोई नया टैक्स नहीं। बेंगलुरु में मिलेट्स और ऑर्गेनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 20 जनवरी से होगा शुरू। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर दौरे पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नेफेड के शहद किसान उत्पादन संगठन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार असम दौरे पर, कई कार्यक्रमों का लिया जायजा। केरल में अब बच्चों को मिड डे मील में मिलेंगे दूध और अंडे, सरकार ने जारी किए करोड़ों रुपए। मोहाली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने किया बाजरा मेले का उद्घाटन। शेयर बाजार में बढ़त के साथ शुरुआत, सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 17,900 के पार। बिहार में यूरिया की भयंकर किल्लत, 260 रुपए वाली खाद की बोरी को 400 में खरीद रहे हैं किसान। देश विदेश में बढ़ रही सागवान की डिमांड, खेती के लिए किसानों को 100% अनुदान देगी सरकार। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसान की फसल नकली बीज के कारण नुकसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, किसान अब खुद बनाएंगे बिजली। हरियाणा के किसान धान गेहूं को छोड़ शुरू की सब्जियों की खेती, अब सालों भर होती है मोटी कमाई। दिल्ली NCR का शीतलहर से नहीं छूट रहा पीछा, 2 डिग्री पहुंचा तापमान। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देश को किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान FPO योजना की शुरुआत की है। पीएम किसान FPO योजना की विशेषता ये है कि ये संगठन किसानों को बीज, उर्वरक, मशीनों की आपूर्ति, प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेज के संदर्भ में परामर्श एवं तकनीकी सहायता देते हैं। और केंद्र सरकार इस योजना पर 2024 तक 6,875 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक FPO को केंद्र सरकार 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। यह रकम 3 साल के भीतर मुहैया करा दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान बिचौलियों से मुक्त हो जाएंगे। इस स्कीम से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि कृषि उपज का उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ेगी। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे। FPO के माध्यम से उन्हें अपनी कृषि उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा। FPO प्लेटफॉर्म किसानों के लिए हर तरह से मददगार होगा। वित्त वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश होने में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इवेंट में बड़ा बयान दिया है। कहा कि वो भी एक मध्य वर्गीय परिवार से आती है और उनका दर्द समझ सकती है। सरकार की ओर से अब तक 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले लोगों पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बता दें कि ये इवेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की पत्रिका द्वारा आयोजित किया गया था। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मध्य वर्ग के जीवन को आसान करने के लिए स्मार्ट शहरों का निर्माण और मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने जैसे कई उपाय किए हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2020 के बजट से सरकार लगातार अपने पूंजीगत खर्च को बढ़ा रही है और चालू वित्त वर्ष में ये 35% बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकारी बैंकों की आर्थिक सेहत सुधारने और NPA को कम करने के लिए कई बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। बेंगलुरु में आगामी 20 जनवरी से मिलेट्स और ऑर्गेनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगने जा रहा है। कृषकों के लिए ये मेला खास है क्योंकि इसमें हिस्सा लेकर किसान अपनी समस्याओं का हल तलाश सकते हैं। किसानों के संदर्भ में देखा जाए तो विभिन्न कृषि मेला, व्यापार मेला काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें हिस्सा लेकर कृषक नई तकनीकों, खेती के तरीकों, व्यापार के रास्ते सहित तमाम जानकारियों को हासिल करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में उनकी सहायता होती है। कर्नाटक में 20 जनवरी से लगने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किसानों के लिए खास बताया जा रहा है। यह व्यापार मेला 2 दिनों का होगा। 20 से शुरू होकर 22 जनवरी तक मेला लग रहा है। मेले में 110 कंपनियां हिस्सा लेगी। इस पूरे मेले का मकसद कृषि और किसान ग्रोथ है। राज्य सरकार इस मेले का आयोजन के जरिए खेतीबाड़ी के क्षेत्र और किसानों के विकास पर फोकस करना चाहती है। मिलेट्स और ऑर्गेनिक के चौथे संस्करण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कृषि विभाग राज्य कृषि उपज के सहयोग से करेगा। मेला बेंगलुरु के त्रिपुरा वासिनी पैलेस ग्राउंड में आयोजित होगा। वही बेंगलुरु के आयोजित होने वाले इस व्यापार मेले में बड़ी संख्या में कृषकों और उत्पादकों के हिस्सा लेने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर के दौरे पर है।
प्रवास श्रृंखला में सोमवार को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बालतोरा के MBR राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा आयोजित छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया है और इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कार्यक्रमों में ABVP से विजेता प्रत्याशियों का स्वागत कर जीत की शुभकामनाएं भी दी है और राष्ट्रहित में कार्यरत रहने का भी संदेश दिया है तथा उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं युवाओं से संवाद कर महाविद्यालय की कार्यप्रणाली पर बात की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कॉलेज विद्यार्थियों से कहा कि युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के आंदोलन में भी युवाओं का अहम योगदान था और अब भी युवाओं को देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखकर तकनीक के सहयोग से राष्ट्र को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। कैलाश चौधरी ने अपने कॉलेज लाइफ के छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि कॉलेज किसी भी व्यक्ति का गोल्डन पीरियड होता है। इस अवसर पर सदुपयोग करें ताकि स्वयं की और राष्ट्र की नींव मजबूत बन सके। कैलाश चौधरी ने भारत को विश्व का सबसे युवा देश बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में देश में युवाओं के लिए नए नए अवसर बढ़े हैं। चाहे नौकरी की बात हो या स्वरोजगार की, हर क्षेत्र में देश में स्वर्णिम विकास हुआ है। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री ने 10,000 FPO बनाने की केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 5 राज्य में मधुमक्खी पात्र को शहद संग्राहकों के 5 FPO का शुभारंभ किया है। ये FPO मध्य प्रदेश, मुरैना, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, बिहार में पूर्वी चंपारण, राजस्थान में भरतपुर और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में नेफेड के सहयोग से बनाए गए हैं। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का फंड आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राहत पैकेज के रूप में दिया गया है। वहीं अनेक अन्य योजनाओं के माध्यम से भी मधुमक्खी पालकों को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत इन 5 नए FPO से जुड़े लगभग 500 गांव के 4 से 5,000 शहद उत्पादकों को इस परियोजना से सीधा लाभ पहुंचेगा। शहद उत्पादकों द्वारा निकाला जाने वाला 60,000 क्विंटल शहद अब उनके स्वयं के द्वारा ही प्रोसेस करके नेफेड की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा, जिससे इनकी आय बढ़ेगी। असम के बाक्सा जिले के कवाली गांव में खादी वर्कशॉप जिसे 1989 में बोडो विद्रोह द्वारा जला दिया गया था और KVIC द्वारा रेशम रीलिंग के केंद्र के रूप में फिर से इसे पुनर्जीवित किया गया है। आज उन्हें आत्मसमर्पण कर उग्रवादी संगठनों को छोड़ चुके 26 बुनाई और कताई प्रशिक्षकों को इस अवसर पर प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है। वहीं KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि ADG असम के साथ मिलकर उन्हें बेहतर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्हें वहां जाकर काफी प्रसन्नता हुई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को सभी के लिए खासतौर पर बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन के महत्व पर जोर दिया है और कहा कि खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की यही एकमात्र रास्ता है। बाल पोषण पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करने के बाद विजयन ने कहा कि खाद्य सामग्री में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने से खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि पौष्टिक आहार मुहैया कराने से यह भी सुनिश्चित होता है कि बच्चे स्वस्थ होंगे और एनीमिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोई कम खाना केवल इसीलिए खाता है क्योंकि वो गरीब है और भोजन खरीद नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्ति द्वारा अधिक खाने का अभिप्राय यह नहीं है कि उसे अधिक पोषक तत्व मिल रहे हैं। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने रविवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब द्वारा आयोजित ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह सांधवा और मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने भी विशेष तौर पर शिरकत की। स्थानीय मोहाली फेज 6 के शिवलिंग पब्लिक स्कूल में आयोजित एक प्रभावशाली कार्यक्रम में उपस्थित किसानों, खाद्य विशेषज्ञों, छात्र और आम लोगों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह खेती हमें अपनी जड़ों और विरासत से जोड़ती है। मोटे अनाज जिसमें मुख्य रूप से बाजरा, कंगनी, कोदरा, जवार, हरी कंगनी, कुटकी, सावन, रागी शामिल है। आज हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि जबकि इनका सेवन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि आज पोषक तत्व से भरपूर मोटे अनाज के फायदों के बारे में जागरूकता आंदोलन चलाने और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। इस अवसर पर वक्ता कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि वर्तमान दौर में बाजरे यानी मोटे अनाज के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस मेले का आयोजन करना बहुत ही सराहनीय पहल है।
सेंसेक्स 50 अंकों की तेजी के साथ 60,142 अंकों पर, जबकि निफ्टी 17,922 अंकों पर अपना ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में 73 अंकों की मजबूती के साथ 4,251 अंकों के लेवल पर कारोबार की शुरुआत हुई। शेयरों की बात करें तो शुरुआती कारोबार में नायका के शेयरों में 4%, जबकि डिलीवरी के शेयरों में 2% की कमजोरी नजर आ रही है। शेयरों की बात करें तो शुरुआती कारोबार में नायका के शेयरों में 4%, जबकि डिलीवरी के शेयरों में 2% की कमजोरी नजर आ रही है। दूसरी ओर सोमवार को जारी फेडरल बैंक के मजबूत नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली ने इस ओवरहेड की रेटिंग दी है। एजेंसी ने इसके टारगेट को 165 रुपए प्रति शेयर से बढ़ाकर 175 रुपए कर दिया है। इस दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 0.22% नीचे 81.799 प्रति अमेरिका डॉलर के स्तर पर ओपन हुआ है और पिछले कारोबार में यह करीब 81 के लेवल पर बंद हुआ था। बिहार के किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। समय पर खाद की उपलब्धता न होने की वजह से उन्हें फसल की उपज कम होने का भय सता रहा है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी पर्याप्त मात्रा में खाद की सप्लाई की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र के दावे के बावजूद भी राज्य में किसानों को यूरिया की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कृषि सचिव एवं सरवाना कुमार ने कहा कि बिहार को हाल ही में खरीफ सीजन के लिए केंद्र द्वारा आवंटित यूरिया की तुलना में 32% कम यूरिया प्राप्त हुआ है। पिछले महीने यूरिया की आपूर्ति सुचारू होने के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार राज्य को जनवरी महीने के लिए आवंटित 10,30,000 मीट्रिक टन यूरिया में से लगभग 7,105 मीट्रिक टन ही प्राप्त हुआ है। देश दुनिया में लकड़ी की मांग बढ़ रही है। फर्नीचर, प्लाईवुड से लेकर पानी के जहाज और न जाने कितनी जरूरतों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि अब पेड़ों की गिनती भी कैश क्रॉप में की जा रही है। पेड़ों की खेती को अब फिक्स डिपॉजिट की तरह देखा जा रहा है। कुछ हजार रुपए खर्च करके चंद सालों में लाखों का मुनाफा ले सकते हैं। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप किस वैरायटी की लकड़ी उगा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की मांग काफी ज्यादा है, लेकिन इन दिनों सागवान भी खूब डिमांड में है। आपको बता दें कि सागवान की लकड़ी को अव्वल दर्ज की लकड़ी कहा जाता है। इन दिनों ऑफिस के फर्नीचर में इसका बहुत मायने रखता है और अच्छी बात यह है कि अब सरकार भी आपको सागवान की खेती करने के लिए अनुदान देती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को सागवान की खेती करने के लिए 100% तक सब्सिडी दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलाई है, जिसके तहत टिश्यू कल्चर सागवान, टिश्यू कल्चर बांस, मीलिया डूबिया, दूसरी नकदी किस्मों के पौधे लगाने की योजना है। किसानों को करीब 5 एकड़ जमीन पर करीब 5,000 पौधे लगाने के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा। हालांकि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर ये पौधे लगाना चाहते हैं तो सरकार 50% भी अनुदान देगी। पंजाब के पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया है। इस दौरान मंत्री धालीवाल ने कहा कि अब किसी भी किसान की फसल का नकली बीज के कारण नुकसान नहीं होगा। इसके लिए एक ऐप तैयार की गई है और इसके साथ किसान की लूट नहीं हो सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम पंजाब में वही फसल बीजेंगे जो पंजाब और सरकार के हित में होगी। 31 मार्च तक पंजाब में कृषि नीति बन जाएगी और इसके लिए 11 सदस्यीय कमेटी तैयार की गई है। 12 फरवरी को पंजाब सरकार किसान मिलन समारोह करवा रही है, जो कि लुधियाना में होगा। इसके लिए राज्य का अपना अधिकतर है कि कौन सा बीज को मान्यता देनी है या नहीं, और सब कुछ केंद्र सरकार के मुताबिक नहीं हो सकता। धालीवाल ने आगे कहा कि जब किसी को पता लगेगा कि कोई एजेंसी या व्यक्ति नकली बीज बेच रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बीज वाले फैक्ट्रियां या कंपनियां किसानों को गुमराह कर देती थी। इसके लिए ऐप लॉन्च की गई है ताकि किसान गलत बीज बेचेगा ही नहीं। हमने पंजाब की धरती पर नकली बीज नहीं बेचने देने और केंद्र सरकार को धक्के से ऐसे बीज नहीं बिका सकेगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य के किसानों की आय को बढ़ावा देने के प्रयास में कुसुम योजना के हिस्से के रूप में 7 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए 6 जिलों में निजी डेवलपर्स के साथ एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब यूपी के किसान कई बैंकों की मदद से अपनी बंजर या अनुपयोगी कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं का निर्माण करेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। साथ ही किसान इस सौर सुविधा से पैदा होने वाली बिजली को सरकार या निजी बिजली कंपनियों को बेचकर अपना राजस्व बढ़ा सकेंगे। ये सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं बिजनौर, हाथरस, महोबा, जालौन, देवरिया और लखनऊ में बनाई जानी है।
वहीं बिजनौर के अध्यक्ष ने कहा कि 1.5 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र हाथरस के मोहारी गांव में 0.5 मेगावाट की सुविधा और देव गांव में 1.0 मेगावाट की सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह मोहबा और जालौन के खुकीस गांव में 1 मेगावाट की सुविधा और बरियार गांव में 1 मेगावाट की सुविधा का निर्माण किया जाएगा। देश में खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार भी अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए आर्थिक मदद के साथ तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा कैश क्रॉप खेती को प्रोत्साहित कर रही है ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो। इसी कड़ी में हरियाणा के बागवानी विभाग डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा की मदद से फरीदाबाद के किसान सूरज सिंह परंपरागत खेती छोड़कर अब गोभी, आलू, नींबू की खेती कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा समेत उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में एक बार फिर से शीतलहर की वापसी हो गई है और ठंडी हवाएं चल रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के असर से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। इसी का असर है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में हाड़ कपा देने वाला मौसम बना हुआ है और कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। आज मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में पारा गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आज लोधी रोड में न्यूनतम पारा 2 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग वैधशाला में 2.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में मंगलवार सुबह 5:30 बजे तक 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि दोपहर के वक्त यहां अच्छी धूप निकल रही है और कोहरे से भी दिल्ली वासियों को राहत है। इसीलिए दिन का तापमान सामान्य चल रहा है, लेकिन रात और सुबह के वक्त शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो मैदानी इलाकों में हिमालय से आने वाली सर्द उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ अगले 2 दिनों से इस क्षेत्र में और भी अधिक ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 18 जनवरी तक शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थिति और 19 जनवरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। वहीं 17 और 18 जनवरी को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि चावल किस प्रकार की फसल है और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 शरद ऋतु, नंबर 2 सदाबहार, नंबर 3 गिन्ना, नंबर 4 मानसून। तो देर किस बात की है, फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।